नमस्कार दोस्तों। डंका बज गया। डंका बज गया। प्रियंका गांधी ने आज वायनाड से नामांकन कर दिया। डंका बज गया कि नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग और पुतिन के पिछलग्गू बन के घूम रहे थे। डंका बज गया कि चाइना बॉर्डर पे जो चाइना ने हमारी 6,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे जिस पे उसने कब्जा किया वो उस पर काबिज रहेगा। डंका बज गया कि पप्पू यादव ने कह दिया कि हां, मैं कांग्रेस से एक तरफा प्यार करता हूं, राहुल गांधी के लिए मैं पागल हूं। बताइए, आपको कोई समस्या है क्या? जी हां, यही बात आज कही जा रही। क्यों कही जा रही? क्यों वो राहुल गांधी के लिए पागल है? क्यों कांग्रेस को एक तरफा प्यार करते हैं? इसी से शुरू करता हूं। प्रियंका गांधी ने वायनाड में जब नामांकन के लिए पहुंची रात को, तो वो रात को सीधे सोने नहीं चली गई। वो रात को उस क्षेत्र के तमाम लोगों के घरों से निकलते हुए, उनसे मिलते हुए और आगे बढ़ती गई। जहां रुकी थी उस रोड का शायद ही कोई घर रहा होगा जहां प्रियंका गांधी ने नमस्कार नहीं किया होगा, उनसे हाय हेलो नहीं किया होगा, और तमाम महिलाओं ने उन्हें गले नहीं लगाया। ऐसा अद्भुत प्यार था कि वह देखकर लग रहा था भाषाएं कभी भी आड़े नहीं आती हैं। मोहब्बत में कोई भी चीज आड़े नहीं आती। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। जैसे नरेंद्र मोदी की मोहब्बत जिनपिंग से है, जैसे नरेंद्र मोदी की मोहब्बत पुतिन से। पुतिन ने कहा, हमारे आपके बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। हालांकि वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा था। नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद ये मोहब्बत थी, और ये मोहब्बत ही थी कि जिनपिंग की जो चाइनीज भाषा है उसको भी वो सुन रहे थे, समझ रहे थे, और वो उनकी समझ रहे थे। क्योंकि उनकी मोहब्बत वहां दिख रही थी। और उनकी उस मोहब्बत में भारत क्या गंवा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। पहले आप 1947 के भारत के नक्शे को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इंडिया मैप 1947 करके डालेंगे तो आ जाएगा। ऊपर आप देखेंगे अनडिफाइंड बाउंड्री। अनडिफाइंड यानी डिफाइंड नहीं। हमें जब मिला, भले ही कश्मीर के राजा हरि सिंह दावा करते रहे हो तिब्बत भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, लेकिन कभी वो वहां तक जा भी नहीं पाए। स्थिति ये, चाइना ने भी कभी उस पर कोई बोला नहीं, और अंग्रेजी हुकूमत ने भी नहीं बोला। बहरहाल असल में वो लद्दाख के आगे बढ़ ही नहीं पाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में 1954 में एक नक्शा बनवाया, नया नक्शा। जैसे अभी चाइना बनवाता है, नेपाल बनवा रहा है, दूसरे और देश बनवा रहे हैं, और वो तमाम भारत के हिस्से को अपने में दिखा देते हैं। उसी तरीके से हमने डिफाइंड बाउंड्री कर दी। अनडिफाइंड जो थी उसे डिफाइंड लिख दिया। और कहां चले गए हम? आगे बढ़ गए 250 किलोमीटर। लद्दाख से 250 किलोमीटर आगे हमने अपनी सेना भेज दी, और हम वहां तक पहुंच गए, और हमने अपना झंडा गाड़ दिया। वास्तविक नियंत्रण रेखा वो नहीं थी, लेकिन हमने ये कर लिया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 250 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर आगे तक की जमीन भारत में मिला दी। पठार था, पहाड़ी था, कुछ ऐसा था, वैसा था। चाइना उस पर गुस्सा हुआ।
हमने चाइना से वार्ता करनी थी। वार्ता होती नहीं होती, कुछ होता, अंत में यह हुआ, चाइना जो दावा कर रहा था अरुणाचल पे, हमने उससे कहा तुम अरुणाचल का वो छोड़ो, हम उधर बिल्कुल अपना बराबर कर देंगे। लेकिन हम 250 किलोमीटर छोड़ने को तैयार नहीं, हम पेंगोंग के आगे ही थे। बहरहाल हमारे देश के तमाम सारे जो अपने आप को बड़े ताली बजवाने वाले लोग थे, वो तमाम बातें कहने लगे और वो समझौता नहीं हो सका। नतीजतन इस देश के सैकड़ों सैनिकों को अपने शीश कटाने पड़े। महावीर त्यागी ने तो अपना शीश नहीं कटाया, वो तो वाहवाही लेते रहे, आरएसएस के एजेंडे पे खेलते रहे, लेकिन वो फायदा हो गया। न, हमने बहुत कुछ उससे खोया, आज तक खो रहे हैं। नहीं तो उसी समय चीजें डिसाइड हो गई होती, समस्या नहीं होती। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने उस समस्या में और महाजाल कर दिया। उनके समय में हमारा जो जहां तक हम थे उससे भी घटते 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 इतने आ गए, और 2020 के बाद तक हमारी यह हालत हुई, हमने 20 अपने सैनिक मरवाने के बाद भी हम अपना 6000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे बैठे। वह जमीन भी दे बैठे जहां पर हमारे मेजर शैतान सिंह जो शहीद हुए थे, अपनी जान देके, अपने साथियों की जान दे करके उन्होंने उस चौकी की रक्षा की थी। वो स्मारक भी चाइना के हाथ चला गया। ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धि। इसके बाद नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जाते हैं, उसके पहले यह आता है कि चाइना के साथ अब समझौता हो गया, मोदी जी महान आदमी है और उन्होंने ये कर दिया। अब जब चाइना के साथ यदि समझौता हो गया तो हमारा सेना अध्यक्ष कह रहा है कि उस दिशा में बात बढ़ रही है, फाइनल नहीं हुई, लेकिन यहां ये चिल्ला दिया गया। इसी बहाने जो बहाना कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान से मिले, कैसे चाइना से मिले, पाकिस्तान में आप याद करिए, ना करके हमारे विदेश मंत्री हो आए, आतंकी हमले हो रहे हैं। ये आतंकी हमले किस साजिश का हिस्सा है यह भी बता देता हूं पहले, कि अब सेना ने और हमारे सैन्य बलों ने कहा है अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं है। अब आप समझिए क्यों आतंकी घटनाएं हो रही, ये उसी साजिश का हिस्सा है। वो साजिश जो नरेंद्र मोदी रचने के आदी, और वो साजिश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत सरकार खुद रच रही है, यह बात इससे साबित होती है। इसके बाद फिर से वहीं आता हूं चाइना पर। अब वहां उसी तरह मोदी पुतिन से और के साथ साथ जिनपिंग से मिलने के लिए बेताब थे, कैसे बहाना दे, तो इसी बहाने मिलने के लिए चले गए साहब। उनके साथ फोटो खिंचाने, गंभीर चर्चाओं में इसी पे ध्यान है कि फोटो खिंचा लें, उसी में लगे थे। बहरहाल हुआ कुछ नहीं। 2020 तक जो 6000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जा कर ली चीन ने, वो बताइए कैसे वापस मिले। उसके लिए कोई नहीं। जो हमारे 20 सैनिक मर गए, उनको आप क्या जवाब देंगे? उन्होंने अपनी शहादत दी, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन का नाम लेने से डरता है, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है। यह इसके जो है डंके बज रहे हैं, यह डंके बज रहे हैं कि विदेश मंत्री चीन का नाम लेने से डरता है। अब आप सोचिए, तो यह स्थिति है, तो ये डंके बज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जो मुद्दे इस देश के हैं, इस देशवासियों के हैं, देश की सुरक्षा के। और उन्होंने हर व्यक्ति को हक की लड़ाई की बात की है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे तमिलनाडु में। जिस तरीके से भारत सरकार पिक एंड चूज के आधार पे परिसीमन करती है, इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जो मोदी के सहयोगी हैं,
इधर आरएसएस कहती है बच्चे कम पैदा करो, वो कहते हैं 16-16 बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चा पैदा करो। उधर यही बात कहने लगते हैं चेन्नई के यानी एमके स्टालिन। क्यों एमके स्टालिन कहने लगते हैं? क्योंकि इसी दक्षिण भारत ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है, लेकिन उत्तर भारतीय हर साल कैलेंडर छाप दिया वाली स्टाइल में बच्चे पैदा कर करके ये हालत कर दी कि यहां भुखमरी, बेरोजगारी और सब कुछ भरा पड़ा, ये बुरी हालत। अब जब यहां पे आबादी तो कम नहीं कर, लेकिन उन्हें सीटें ज्यादा देने का जो खेल चल रहा है, इस कारण से उन्हें यह कहना पड़ा है। बहरहाल ये सारी चीजें चल रही थी। इसी बीच में जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जहां से सांसद होते थे वायनाड, वहां से उस प्यारे से केरल में, वो केरल का वह हिस्सा है जो समुद्र से भी लगता है, पहाड़ भी है वहां, और वहां तमाम प्राकृतिक संपदाएं हैं। उस सुंदर से वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ने जाती है। तब हमें 1999 की वह बात याद आती है जब वो अपनी मां के लिए प्रचार कर रही थी, और उस दौरान किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो क्या अब आप राजनीति में एंट्री कर रही हैं? तो उन्होंने कहा था अभी नहीं, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो शायद 25 साल अब हो गए। निश्चित रूप से 5 लोकसभा इस दौरान बनती, उसके बाद वो आ रही राजनीति में। उनका सक्रिय तौर पे, जिसे कहेंगे एक नेता के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पदार्पण की दिशा में बढ़ी। और जब वो वहां की जनता के बीच पहुंची तो जनता उनके लिए पागल थी। जो पप्पू यादव ने कहा, जो सांसद है मधेपुरा से, वही बात वहां की जनता कह रही थी। हमें तो एक तरफा प्यार है, हम तो प्यार करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारी बेटी हैं, और हम उन्हें 5 लाख से अधिक वोटों से जिताकर संसद भेजेंगे। हमारे दर्द में वो साझेदार होती रही, आती रही है हमारी मदद के, हम कैसे भूल सकते हैं। तो आज वह प्यार देखने को मिल रहा था, और जब यह प्यार देखने को मिल रहा था तो हम समझ सकते हैं कि पूरे देश में यह एक अद्भुत सा नजारा है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार, वो आज भी गांधी नेहरू परिवार देश के अंदर जहां जाता है उससे मिलने को, उससे प्यार करने को, उसे गले लगा लेने को देश बेताब हो जाता है, देशवासी बेताब हो जाते हैं। आप याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, वो चाहते तो किसी को मंत्री बनाते, किसी को ना बनाते, जो मन करता वो कर। उन्होंने कहा नहीं, जब देश बनाना है तो देश में पक्ष विपक्ष भूल के अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में लेना चाहिए। उन्होंने दूसरी पार्टी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मंत्री बनाया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हिंदू महासभा के मंत्री बनाया, और इस तरह के 5 मंत्री बनाए। अब आप सोचिए, यह सोच होती है राष्ट्र निर्माण। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है? नरेंद्र मोदी कैसे आपके मुंह में जाता हुआ नेवाला छीन ले, यह उनकी नीति होती है। उनकी नीति होती है कि दूसरे को मार दो, खत्म कर दो और सब कर दो। पंडित नेहरू कहते ही थे कि ये जो सांप्रदायिक संगठन है, ये असल में राष्ट्रवाद का जो ओढ़ के लवादा ड्रामे करते हैं, नाटक करते हैं, उसी का नतीजा। तो बहरहाल पंडित नेहरू ने जिस चीन को के 250 किलोमीटर की भूमि को कब्जा करके भारत में मिलाया था, नरेंद्र मोदी उसका 6000 वर्ग किलोमीटर चीन को दे चुके हैं, प्यार में गिफ्ट कर चुके हैं। अब उनके साथ में गलबहियां डालने के बहाने ढूंढते हैं।
बहाने ढूंढते हैं वो सारे, और आपको उलझाते हैं दंगों में। बहराइच का आपने दंगा देखा ही कि किस ढंग से आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई रखेंगे, कैसे वो जाके पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ता है सनी देओल, वहां वो करता है, 2 टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। चाइना का नाम लेने का किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, चाइना की बात नहीं करेंगे। आपने देखी है कोई ऐसी फिल्म? नहीं देखी होगी। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये खेल होते हैं। इन खेल को यदि बेहतर तरीके से समझें तो क्या होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है, वह आप समझ 2014 तक, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो देश का प्रधानमंत्री होता था वो पूरे देश का यानी कौम का प्रधानमंत्री होता था। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था यानी पूरे कौम का वो चीफ जस्टिस होता था। जो चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, वो चुनाव आयोग पूरे देश का, कौम का चुनाव आयोग होता था। और स्थिति ये है, जो देश की संपत्ति थी वो पूरे कौम की संपत्ति होती थी। जो सरकारी काम है, कर्मचारी है, मंदिर मस्जिद है, सब कुछ है, वो देश का होता था। स्कूल कॉलेज सब कुछ कौम के होते थे, देश के होते थे। लेकिन आज स्थिति क्या होगी? आज वो सब कोई किसी का है, कोई मोदी का है, कोई इसका, मीडिया की भी स्थिति, मीडिया सबका होता था। आज कोई गोदी मीडिया है, कोई गैर गोदी मीडिया है, कोई स्वतंत्र मीडिया है, कोई कांग्रेस का मीडिया है, कोई सपा का मीडिया है, कोई आरजेडी का मीडिया है, कोई शिवसेना का है, कोई किसी का है। तो इस तरह की स्थितियां कर दी, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिया है हर चीज को, और जिस तरह से बांटा है। और खुद क्या करते हैं? खुद मदारी की तरह खेल दिखाते हैं। और यह खेल मुफ्त में नहीं होता, आपके पैसे से होता है। उसका उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जितने जो भी कुछ ड्रामे करते हैं, उन्हीं में आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने कोई एक कार्यक्रम किया, इवेंट बेलगावी में किया जैसे, उसमें 14 करोड़ रुपया खर्च हुए। छोटे कुछ कुछ मिनट के प्रोग्राम। आप प्रधानमंत्री कर्नाटक में इन्होंने किया, वहां 37 करोड़ खर्च हुए। आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा पुराने नहीं बता रहा हूं, ये अभी बता रहा हूं, 8 अप्रैल 2023 को। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने किया, वहां पर 23 करोड़ रुपया। यहां पे 4 घर इन्होंने 4 घंटे लगाए थे, विजिट करी थी, उसमें हो गया। अब आप सोचिए कि 23 करोड़, और इसमें सिक्योरिटी अमाउंट नहीं फिक्स है। इसके बाद में कर्नाटका में भी गए थे, जो उसके लिए मैसूर विजिट की थी, उसमें 80 करोड़ रुपया खर्च किया। इसी तरीके से कर्नाटका में सिविक बॉडीज के लिए जो था विजिट किया था, उसमें 56 करोड़ खर्च किए, और इसके बाद में जो इनका सिक्योरिटी और दूसरा अमाउंट होता है, ये मिला। तो आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री के रोज के सिर्फ ड्रामे पे औसतन सिक्योरिटी और सब मिला के करीब करीब 40 से 50 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। आपकी मेहनत का ये पैसा है, यह नरेंद्र मोदी ने बनाया। यह नरेंद्र मोदी ने बनाया है कि जो ऑनलाइन सर्वे हुआ, उसमें 70% लोग मोदी को देखना भी नहीं चाहते हैं। और यह स्थिति है, वो प्रधानमंत्री को चैनल पर देखते ही चैनल बदल देते हैं। संगठनों के सर्वे में ये सारी चीजें खुलासा हुई, इसके बाद वो मदारी के खेल दिखाते हैं, अपने वो दिखाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कहां जा रहे हैं। तो यह स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की सहयोगी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को भी आप देख लीजिए। उन्होंने दिल्ली में जो कहते थे हमें बड़े घर की क्या जरूरत है, 2 बंगलों को तोड़वा के 1 बंगला बनवाया। वो भी शीश महल की तरह। स्थिति क्या थी? 6 करोड़ के सिर्फ 80 पर्दे लिए, 80 पर्दे 6 करोड़, 64 लाख के का टीवी लिया। अब 64 लाख के टीवी लगे घर में, यह स्थिति थी। 1.5 करोड़ रुपए की सीढ़ियां बनी, 23 लाख का गीजर लगा, 24 लाख का फ्रिज लगा, और टॉयलेट लगी 12 लाख की। अब आप सोचिए, इस तरह से
करोड़ों रुपया खर्च किए। ये लोग हैं जो ड्रामे दिखाएं। कोई कहेगा मैं आम आदमी हूं, कोई कहेगा मैं बहुत वो हूं। आप ये देखिए, कल प्रियंका गांधी गए, सोनिया गांधी गई और गई, साधारण सी स्थिति में रुके, साधारण सी स्थिति में चलते हुए। और यहां आप देखिए ड्रामे सब दिखाई देंगे। यह अंतर है कि एक सरकारी खर्च से करता है, एक अपने और पार्टी के खर्च से करता है। तो यह अंतर होता है, यह लूट का एक तंत्र है। तो इस तरह से डंके बज रहे हैं। अब फैसला आपको करना है किस डंके वाले के साथ जाना है। जय